बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि पत्रकार साहब को माफी मांगनी पड़ी है। रवीश कुमार ने मजबूरी की बात कही है। न्यूज 18 को लगातार पेनल्टीज पड़ी हैं। अब इन खबरों की बात मैं करता हूं। शुरुआत करूंगा न्यूज 18 पर। न्यूज 18 पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। एंकर है अमन चोपड़ा। पूरी कहानी समझिए। दरअसल अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 पर एक डिबेट शो आयोजन कर रहे थे एक एंकर अमन चोपड़ा। उन्होंने अब मर्यादित टिप्पणी रखी थी। हिजाब का पक्ष रखने वाले पैनलिस्ट को अलकायदा से जोड़ते हुए उन्हें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी, जिसकी जांच करते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एथिक्स तोड़ने का दोषी पाया। अब दोषी पाने पर पेनल्टी लगानी थी चैनल के ऊपर, तो 50,000 का जुर्माना लगा दिया गया। इसके साथ ही चैनल को यह साफ तौर पर बता दिया गया है कि ये जो विवादित कार्यक्रम है ना, और इसका वीडियो जो आपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, सारे प्लेटफॉर्म से आपको हटाना होगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर इस तरह की गलती आप बार बार दोहराएंगे तो होगा क्या कि अगली बार अमन चोपड़ा को पेश होना पड़ेगा, और पेश होने के साथ साथ उनको लगातार सफाइयां देनी पड़ेंगी। सख्त लहजे में यह बात कही गई है, लेकिन मैं पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर आपको मैं दूं ना, डिबेट के बहाने सांप्रदायिकता फैलाने का जो आरोप है ना, लगभग आप कह सकते हैं कि सभी चैनल्स पे लागू होता है। हिजाब का मामला हो, हिंदू मुस्लिम का मामला हो, या फिर कोई अन्य मामला हो, अगर मुसलमानों से जुड़ा मामला होता है, उसकी बहस को अगर आप ढंग से देखेंगे तो बेहद ही आपको ना सांप्रदायिक टिप्पणियां देखने को मिलती हैं। पहले तो आप चैनल में देखेंगे कि एंकर करने की कोशिश क्या करता है, वो पैनल में बैठे सभी लोगों को उकसाने की कोशिश करता है, तेज आवाज में डिबेट कराता है, आपत्तिजनक टिप्पणियां करें ऐसा माहौल सेट करता है। मगर फिर भी अगर उनको लगता है कि बात नहीं बन पा रही है तो एंकर कमाल संभाल लेता है अपने आप। फिर किसी को आतंकवादी कहना शुरू करते हैं एंकर साहब, फिर किसी को पाकिस्तानी बताना शुरू करते हैं, पाकिस्तान चले जाइए उसकी दुहाई देना शुरू करते हैं। तो ये सब चैनल्स पर लागू होता है। स्टोरी नंबर 2 कि पत्रकार ने आखिर माफी क्यों मांगी। मनमोहन सिंह की फाइल देखती थी सोनिया गांधी, इस तरह का क्लेम किया गया था पत्रकार तवलीन सिंह के द्वारा। उन्होंने गलती मानी और माफी मांग ली। बात यह है कि इंडिया टुडे चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आने के बाद इस मल्लिकार्जुन खड़गे स्टॉप गैप चीफ, इस पर डिबेट हो रही थी। अब इस पर चर्चा करने के लिए जब यहां पर 3 बातें हो रही थी, जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी, तवलीन जी कहती हैं कि यह मत भूलिए कि हम एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आधिकारिक गोपनीय अधिनियम तोड़ने को मजबूर किया था। यह बहुत बड़ा आरोप था अपने आप में। उनकी सरकार में कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें गोपनीय फाइल भेजी जा रही थी, ऐसा तवलीन ने पत्रकार ने क्लेम किया। अब फिर क्या था, उस समय पैनल में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले कांग्रेस के नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने तुरंत इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और बोला कि मैडम अगर हो सके ना तो आप सबूत दे दीजिए, नहीं तो आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे और इसको आप तैयार हो जाइए। अब ये ऐसा नहीं चलने वाला कि गॉसिप कॉलम से आपने पढ़ लिया और बताना शुरू कर दिया। आपको देना पड़ेगा कि आपने क्या, क्यों बोला और कैसे बोला और कहां से बोला। द हिंदू न्यूज़पेपर बताता है कि इसके बाद सरदेसाई ने बताया कि पूर्व केंद्र मंत्री पी चिदंबरम ने उस समय वो इस शो को देख रहे थे। उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भेजा और कहा कि ऐसी कोई फाइल्स श्रीमती गांधी को नहीं भेजी गई थी। जब तवलीन सिंह ने इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आप उस समय के बारे में पढ़िए, इसके बारे में विवाद हुआ था, बहुत विवाद हुआ था, खुद पढ़ेंगे खुद नतीजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कांग्रेस इस मूड में थी नहीं, खुद क्यों पढ़ेंगे। अब पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे पवन खेड़ा ने चिदंबरम के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि तवलीन सिंह या तो सबूत को पेश कर दें या फिर आगे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब यह बकवास नहीं चलने जा रही है। अब इस बीच तवलीन ने फिर पी चिदंबरम के ट्वीट को ट्वीट किया और जवाब कर देते हुए कहा कि जो लोग तब पीएम में काम करते थे उन्होंने उन अधिकारियों के नाम बताए थे जो फाइल 10 जनपद लेकर के जाया करते थे। पूर्व मंत्रियों ने सोनिया गांधी से आदेश लेने की बात स्वीकारी है, तब वो डी फैक्टो का मतलब होता है कि वो असल प्रधानमंत्री थी और अब कांग्रेस की वो डी फैक्टो अध्यक्ष रहेंगी, यानी कि असल अध्यक्ष वही रहेंगी, ये उन्होंने ट्वीट में कहा। फिर तवलीन थोड़ी सी आगे बातचीत चलती, तवलीन फिर कहती है कि देखिए मैंने जो कुछ कहा है ना वो संजय बारू ने अपनी किताब में उन अधिकारियों के नाम लिखे, जाके पढ़ सकते हैं। जयंती नटराजन ने सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट को रोक दी जाने की एक बात लिखी गई थी, वो संजय बारू की किताब में है, वहां से रेफरेंस दिया था उन्होंने। तवलीन ये कहती हैं कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं, सम्मान करती हूं और मैंने कभी भी
उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही ये पक्ष रखती हैं तवलीन, उसके बाद जवाब में ना चक्रवर्ती ने संजय बारू का एक ट्वीट साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी किताब में प्रधानमंत्री के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट का उल्लंघन करने के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है, इसलिए चिदंबरम का सबूत मांगना वाजिब है। फिर क्या था, अगले दिन करीब शाम को 4 बजे अगर आप टाइमलाइन पे जाके देखेंगे, तवलीन सिंह कहती है कि हां, अगर संजय बारू साहब ये बात कह रहे हैं कि उनकी किताब में प्रधानमंत्री के आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो ठीक है, तो मैं बहुत खुशी से इसको स्वीकार करती हूं कि मैं गलत थी। तो पत्रकार साहब ने यहां गलती अपनी स्वीकार कर ली। रवीश कुमार ने एक बहुत बेहतरीन बात कही है। यह बात आप ब्रिटेन से जोड़ के भी देख सकते हैं कि बात सत्ता बदली, व्यक्ति बदला है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, लेकिन बात किस पे हो रही है? हिंदू पर हो रही है। बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी ना, उनकी मजबूरी है 10 साल का हिसाब देने से बचने के लिए मंदिर का ही सहारा लेंगे। और बकायदा बहुत बेहतरीन पोस्ट लिखी। अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करूं तो यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, कम सैलरी की नौकरी, ज्यादा घंटे की काम, संविदा की नौकरी, पुरानी पेंशन, ये सब ना इकोनॉमिक आर्थिक मुद्दों की श्रेणी में आते हैं। यह सही है कि चुनाव में कभी भी, और यह सही है कि किसी भी चुनाव में इन आर्थिक मुद्दों की निर्णायक भूमिका नहीं रही थी, मगर इसका असर दिखने लगा है। राजस्थान और ओडिशा में कई हजार संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की की गई है। यही नहीं कि राजस्थान सरकार ने बाकायदा यह भी कहा है कि संविदा की बहाली नहीं हो सकती है। अगर आर्थिक मुद्दों की पॉलिटिक्स का यह सबसे अच्छा नतीजा माना जा सकता है। इन मुद्दों पर जितनी राजनीति होगी, जनता का जीवन उतना ही बेहतर होगा। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को लौटाया जा रहा है, तो लौटाई है। अब गुजरात और हिमाचल में इनकी वापसी की मांग हो रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मांग हुई और वहां पर बात बन जाती है। प्रधानमंत्री भी नौकरी की बात करने लगे हैं। वो कैसे करने लगे हैं? हाल ही में उन्होंने बोला कि 75,000 नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, बताया था। जनता देख सकती है कि इनके मुद्दों को लेकर के आवाज उठाने से कितना फायदा हुआ है। जिस तरह से जीवन अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है, उसे देख करके लगता है कि आर्थिक मुद्दों को ही आपको प्रधानता या प्राथमिकता देनी होगी। मेरे पास इसका सटीक आकलन नहीं है कि किन मुद्दों की बदौलत किस राज्य में चुनाव जीता गया या फिर हारा गया। रवीश कुमार बता रहे हैं इनकी क्या भूमिका रही, यह भी उनको नहीं पता। क्या लोग इन्हें किनारा लगा करके आस्था और धर्म के गौरव से जुड़े मुद्दे पर वोट देते रहे हैं और देंगे, यह भी सवाल बन जाता है। इन सवालों के उत्तर अगर हां में आते हैं, फिर भी एक ठोस रिसर्च होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, ताकि जनता को भी पता चले। प्रधानमंत्री मोदी विरासत के नाम पर धर्म और आस्था की राजनीति करने लगे हैं। उन्हें पता है कि अगले 2 साल में आर्थिक तौर पर करने के लिए कुछ खास बचा है नहीं उनके पास। इस मामले में नारेबाजी तो होगी, मगर ठोस नतीजे नहीं दिखेंगे। जनता महंगाई और बेरोजगारी और कम से कम सैलरी की नौकरी के जाल में फंस करके छटपटा रही है। इसमें बदलाव का समय और अवसर नहीं है। ना मोदी के पास कोई आर्थिक उपाय है। इससे पहले कि लोग सवाल पूछे तो नरेंद्र मोदी सवाल ही बदलने में लग गए हैं। वो मंदिर परिसरों के उत्थान की राजनीति का खेल सेट कर रहे हैं, ताकि उदास और गरीब जनता को बता सकें कि कुछ तो कर रहे हैं हम। यह काम किसी ने नहीं किया, मगर वो कर रहे हैं। जिसे गांव में कहते हैं ना कि जाने दीजिए, पढ़ाई तो ठीक नहीं है, तो क्या हुआ, घर का सारा काम ठीक से करता तो है। ठीक इसी तरह से जो मूल प्रश्न से बचने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह का पूरा अपना ऑरा बना रहे हैं। गोदी मीडिया को सरकार और बाजार से करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं, क्योंकि इसे करोड़ों लोग देखते हैं। इसी तरह से धार्मिक स्थान में करोड़ों लोग आते भी हैं। तो यह जगह प्रचार के काम आ सकती है। विरासत के विकास के नाम पर प्रधानमंत्री यही तो कर रहे हैं। जिस तरह से उनके मंदिर यात्रा को कई कैमरों ने दिखाया जाता है, गोदी मीडिया भी इस बात में जुट जाता है। अखबारों में विज्ञापन छपते हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इरादा राजनीतिक ही है। ऐसा लगता है कि इस देश में पूजा करना केवल इन्हीं को आता है और किसी को नहीं। जो काम हर नागरिक का सामान्य धार्मिक कर्म है, उसे विशेष बना करके राजनीतिक लाभ लिए जा रहे हैं। अब विपक्षी दल की बड़ी ही मजबूरी है, कश्मकश में फंसा हुआ है।
विपक्षी दल भी विरासत के विकास की राजनीति को लेकर सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? उनको डर है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो जनता उन्हें धर्म विरोधी समझ बैठेगी। इन सवालों से बचकर भी विपक्षी दलों को कोई फायदा नहीं होगा। ये उनको पता होना चाहिए कि 2024 का चुनाव भी 2019 की तरह भावुक मुद्दे पर होगा, क्योंकि भावुकता ही सवालों से पीछा छुड़ा सकती है। विपक्षों को इस मुद्दे पर अपना मत ही रखना होगा, क्योंकि मंदिरों के विकास को लेकर के मोदी आक्रामक होते जाएंगे। उनके पास 10 साल के काम का हिसाब देने से बचने का यही एक कारगर और एकमात्र रास्ता बचा है। लोगों के लिए अधिक से अधिक घंटे का काम, कम से कम सैलरी की नौकरी का अवसर बनाओ और उन्हें इस हाल पर छोड़ दो कि 80 करोड़ लोग 2 वक्त का अनाज ना खरीद पाए। लोग जब घर लौट करके अपने हालात से करहा रहे होंगे तो उन्हें मंदिर का दर्शन कराओ और वोट पाओ। रवीश ये भी बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि विपक्षी दलों को जनता के बीच मुद्दों पर काउंटर देना चाहिए। इस देश में हिंदू होने या फिर मंदिर जाने को लेकर के किसे हीन भावना थी, ये पूछा जाना चाहिए। क्या लाखों लोग हीन भावना से मंदिर में जा रहे हैं, ये भी पूछा जाना चाहिए। उन्हें मंदिर और आस्था को लेकर जनता से बात करने की भाषा सीखनी चाहिए। जनता के बीच बोलने का जोखिम उनको उठाना होगा कि विरासत का विकास कुछ नहीं बल्कि बेहद कम काम में जनता को भरमाने और भटकाने का एक नया एजेंडा है। जनता को समझाना होगा। रवीश कुमार की अपील है। आपको रवीश कुमार की बात में कितना दम लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।